वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और दिल्ली लाइव के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली से एक बड़ी खबर। रूस के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। 2 दिवसीय भारत दौरे पर है सरगई लावरोव। पीएम मोदी ने रूसी विदेश मंत्री का किया स्वागत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये अहम मुलाकात मानी जा रही है। तो रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, इस बीच एक बड़ी खबर, जहां विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं सरगई लावरोव, जहां पीएम मोदी ने रूसी विदेश मंत्री का स्वागत भी करने के लिए वो खुद पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा सकती है। जिस तरीके से लगातार रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, उससे कई तरह के नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। और न केवल ये नुकसान का सामना रूस या यूक्रेन को करना पड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर के कितने ही देश हैं, उन सभी को इस युद्ध का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। और भारत भी उनमें से एक है। जिस तरीके से यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई में वृद्धि होती जा रही है, उसके बाद से ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। देखने वाली बात होगी और किस तरीके से ये जो बैठक है, इसमें कौन कौन से विषयों पर चर्चा होती है और कौन सा वो प्रमुख विषय है या फिर कौन सी प्रमुख समस्या है जिसका निवारण इस बैठक से होता नजर आएगा। हालांकि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो कायम होती यहाँ नजर आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच जिस तरह से जंग शुरू हुआ है और 37वां दिन है, लेकिन जंग यूं ही जारी है। इस बीच कई तरह की तबाही का मंजर यूक्रेन ने तो देखा, बल्कि रूस पर भी अर्थव्यवस्था के तौर पर जिस तरीके से संकट गहराता नजर आ रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं रूस कदम पीछे लेने को तैयार है कि नहीं है, ये भी एक अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इसलिए विदेशी मंत्री का स्वागत करने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध अपने चरम पर है। इस बीच गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव भारत के दौरे पर पहुंचे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई नेताओं से मुलाकात की। तीसरे विश्व युद्ध के खतरे के बीच रूसी विदेश मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया जिससे उसके कई विरोधी देश हैरान हैं। सरगई लावरोव ने कहा कि रूस भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति के लिए तैयार है जो यहाँ की सरकार हमसे खरीदना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच ही मजबूत संबंध है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका का दबाव भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित करेगा, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अमेरिका दूसरे देशों को अपनी राजनीति का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इधर नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा आज से 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम देउबा सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को पत्र लिख करके उनके भारत दौरे के दौरान मिलने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि यह पहली बार है कि नेपाल का कोई सर्विंग प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय जाकर के पार्टी अध्यक्ष से मीटिंग करने जा रहा है। इससे पहले भी साल 2007 से 8 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन ये मुलाकात राजनाथ सिंह के आवास पर हुई थी, न कि पार्टी मुख्यालय में। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय और संबंधों में नेपाल ने जिस तरह से पश्चिमी देशों के प्रति आकर्षण का रुख लिया है, वैसे में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत से अलग बीजेपी अध्यक्ष और नेपाल पीएम के बीच इस बैठक से दोनों देशों के बीच पहले से ही चली आ रही नजदीकियों में और प्रगाढ़ता की उम्मीद है। सर अशोक सर अशोक सर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालियन दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मुलाकात की। दरअसल सीएम स्टालियन दिल्ली के एजुकेशन और हेल्थ मॉडल से प्रभावित हैं। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालियन दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल को करीब से देखने के लिए वेस्ट विनोद नगर के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में सीएम केजरीवाल
और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि एमके स्टालियन ने स्विमिंग पूल का भी दौरा किया और बच्चों से बातचीत भी की। स्कूल मॉडल को देखते हुए भारत के कुछ बच्चों से बातचीत के बाद उनका दिल है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया। उन्होंने सारे ही स्कूल्स में काम किया, लेकिन यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं और ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है जहाँ पर बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुई है, क्वालिटी भी, और दिल्ली के सभी स्कूल्स में हुई है, सिर्फ यही स्कूल नहीं है। सर, जैसे कि जो बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो उसमें जो कुछ प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे, तो उनके बारे में वो जो जानना चाहते थे कि हम क्या काम करते हैं और हमें कितना सीड कैपिटल मिला, कितना रिवेन्यू किया, उससे हमें क्या हमें फ़ायदे हुए और हम कितने लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को बताया कि मरकज निजामुद्दीन स्थित बंगले वाली मस्जिद को रमजान में खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन शब बारात के लिए 16 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए नियमों और शर्तों को मानना होगा। दिल्ली पुलिस ने मरकज प्रबंध को प्रवेश और निकास गेट के अलावा हर मंजिल की सीढ़ियों पर दोबारा सीसीटीवी लगाने को कहा है। पुलिस ने प्रबंधन को आदेश दिया है कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए जारी नियमों को प्रवेश द्वार के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए। कोरोना नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर के करीब 2 साल तक बंद रहे मरकज निजामुद्दीन को हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर को शब बारात पर श्रद्धालुओं की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया था। इससे पहले पुलिस ने कहा कि हर मंजिल पर अधिकतम 100 लोगों ही मौजूद रह सकते हैं। वक्फ बोर्ड के नियमों में ढील की मांग की है। पिछले साल शब बारात और रमजान में केवल 50 लोगों को प्रार्थना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। Fire tenders and bomb squads rushed to the spot, and more details in this regard are awaited. वहीं साउथ दिल्ली के एटीएस स्टाफ की टीम ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर लुटेरे को दिल्ली के जगतपुरी में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्तल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आसिफ अंसारी के रूप में की गई है। आरोपी दिल्ली के जगतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर अवैध तरीके से साप्ताहिक बाजार लगाने के मामले पहले भी आ चुके हैं और इस बात को लेकर लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। रोहिणी इलाके में भी कुछ इसी तरीके के मामले सामने आए, जहां पर रोहिणी सेक्टर 13 रोड पर सालों से अवैध तरीके से साप्ताहिक बाजार लगाया जा रहा है। इसको रोकने के लिए न तो पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की जाती है और न ही नगर निगम इनका चालान काटती है। लोगों का आरोप है कि पुलिस और एमसीडी की मिलीभगत के चलते अवैध तरीके से रोहिणी इलाके में साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साप्ताहिक बाजार की वजह से हर हफ्ते इलाके में जाम की स्थिति होती है। जाम की वजह से लोगों का रोड से निकलना तक मुश्किल हो जाता है और कई बार शिकायत भी की गई और आखिरकार जब शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने आरटीआई डाली। आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ कि इस रोड पर किसी भी तरीके की आधारिक बाजार लगने का कोई अनुमति नहीं है। मेरा नाम महेश कश्यप है। मैं कई सालों से यहाँ पे बाजार लगाता हूँ। यहाँ पे हमारा इलीगल तरीके से बाजार लगता है वहाँ पे, और ये इलीगल से तरीके से ये मार्केट ये 50 रुपये पुलिस वाले लेके उगराई करवाते हैं और इसके बंदे 8-9 बजे करीब 8-9 बजे करीब आते हैं। 9 बजे करीब 8:30-9 बजे करीब आते हैं और 50 रुपये पर दुकानदार से लेते हैं। वहीं दिल्ली के राजपार्क इलाके के मंगलोरपुरी में 3 लोगों ने एक महिला के साथ सरेआम मारपीट की और महिला को बेसबल्लों से जमकर पीटा। ये सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित महिला और जिले के डीसीपी ने बताया कि फुटेज में मारपीट करने वाले तीनों आरोपी पेशे से वकील हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उनका अपने एक पड़ोसी से विवाद चल रहा है और मारपीट करने वाले लोग सामने वाले पक्ष का मुकदमा लड़ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट करने वाले लोग पहले भी पीड़ितों पर केस वापस लेने के लिए
न सिर्फ कई बार दबाव बना चुके हैं बल्कि झड़प भी कर चुके हैं और यही वजह है कि इस बार भी केवल इसी कारण से इन दबंगों ने महिला को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सर, ये हमारे सामने वालों से, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा है जिनकी पैरवी ये वकील कर रहे हैं। ये आए दिन अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा उठा के हमारे घर में पथराव कर रहे हैं, हमारी जात पात के हमगर को गालियाँ देते हैं, मेरी वाइफ को स्टॉकिंग करते हैं, बीच रास्ते में गालियाँ छेड़खानी भी करते हैं, जिसकी सारी हमारे पास वीडियो है, ऑडियो है, मगर पुलिस कोई भी कार्रवाई करके राज़ी नहीं हो रही है। हम आते हैं, उल्टा हमारे घर वालों को हरासमेंट किया जाता है, हमें बंद करने की कोशिश करते हैं और पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और 22 तारीख की दोपहर में 12:30 बजे करीब मेरी घरवाली और मैं पुलिस स्टेशन में आ रहे थे कंप्लेंट लिखाने के लिए, जिस पे दीपक और कौशल नाम के लड़कों ने अपने किसी एक साथी के साथ मेरी वाइफ के साथ जानलेवा हमला किया। सर, ये हमारे सामने वालों से, पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा है जिनकी पैरवी ये वकील कर रहे हैं। ये आए दिन अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा उठा के हमारे घर में पथराव कर रहे हैं। हमारी अभी कुछ इंस्टेंस आए हैं जिसमें वुमेन के प्रति काफ़ी लोग पिटाई, मतलब ऐसा कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये काफ़ी गलत बात है, इस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। हमने जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उस पर हमने केस रजिस्टर किया है 351/2022 और इसमें 341 का मुकदमा दर्ज किया है इस पर, और इन्हें हमने इसको 2 आदमी को अरेस्ट भी किया है इसमें। और आगे भी जैसे भी ऐसे कोई केस होंगे तो हम उसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे और वुमेन के खिलाफ स्पेशली अगर कोई ऐसी कोई हरकत होती है उस पर इमीडिएट एक्शन होगा और स्ट्रिक्ट एज पर लॉ कार्रवाई होगी। वहीं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला राणा गैंग के 3 मुर्गों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है और ये तीनों गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ गुरुवार देर नई दिल्ली बुद्ध गार्डन इलाके में हुई। स्पेशल सेल के डीसीपी जमशीद सिंह के मुताबिक जानकारी मिली थी कि बुद्ध गार्डन के पास लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 लोग कार में आने वाले हैं। तभी इंस्पेक्टर शिव कुमार और कर्मवीर के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इन्हीं खबरों के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।